जो सेशन है वो है, और स्पेशली हम जो कंट्रीज है, जिन कंट्रीज को हम टच करेंगे वो है स्पेशली चाइना और कोरिया और जापान। ये जो तीन कंट्री हैं, और स्पेशली ज़्यादा हम टच कर लेंगे वो चाइना को कर लेंगे। तो ये जो स्लाइड्स है उसको आगे जवाहिर भाई आप खुद कर लेंगे। यहाँ से मुनीर भाई कर दे। हाँ, हाँ ठीक हो गए मुनीर भाई, मैं बोल दूंगा तो आपने हो गए वो थोड़ा आगे कर लेना। तो थोड़ा आगे कर लीजिएगा प्लीज। हाँ ठीक हो गए। तो सबसे पहले जो बेनिफिट्स के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से बता दूं। अब जो अभी जो सिचुएशन, हाँ जो बेनिफिट्स मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो फॉरेन स्कॉलरशिप के हैं, इसके अभी तो डिफरेंट जो है ना बेनिफिट्स यहाँ पे हैं। सबसे पहले सी द वर्ल्ड आपको मौका मिलता है कि आप एक कंट्री से निकल के आप दूसरे कंट्री में आप जा रहे होते हैं। तो आपको समझे कि आपकी एक एक्सप्लोरेशन होती है, आप एक अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री को आप वो कर सकते हैं। दूसरी बात, जो आपकी एजुकेशन लेवल है वो एज कम्पेयर टू आपका अपना कंट्री, आपकी एजुकेशन डेवलप्ड होती है वो। तीसरा, जो यहाँ के जो जितने भी डिफरेंट कल्चर है, आपको मुख्तलिफ किस्म के लोग आपको नजर आएंगे। अभी हम जहाँ पे हम हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 से 35 के लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। तो हमें डिफरेंट कंट्रीज के कल्चर को अडॉप्ट करने के, उनके जो रहन सहन है, उनके लैंग्वेजेस, वो हमें अडॉप्ट करने का हमें एक सुनहरी मौका मिलते हैं। आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के कल्चर को एक्सचेंज करने का एक सुनहरी मौका हमें यहाँ पे मिलता है। और दूसरी बात, जो आपकी लैंग्वेज स्किल, स्पेशली अगर आप जब चाइना में आते हैं तो आपकी सबसे पहले जो चाइनीज लैंग्वेज है वो आपकी उसमें ग्रूमिंग आ जाती है। और आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी काफ़ी इम्प्रूव होती है, क्योंकि यहाँ पे आके आप फॉरेनर से जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आप उनके ग्रुप में बैठ रहे हो, कहीं जगहों पे जा रहे होते हैं, तो आप ना चाहते हुए भी आपको पता नहीं चलेंगे, लेकिन आपकी इंग्लिश काफी हद तक हमें लगता है कि हम इम्प्रूव कर रहे होते हैं हमारे इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश जो बोलने से जितना इम्प्रूव, जो मैंने यहाँ पे आके फील की, हमारी इंग्लिश बोलने से जो इम्प्रूव होती है, वो आपके पास अगर वोकेबलरी हो, नॉलेज हो, उससे ज्यादा इम्प्रूव नहीं होता, बोलने से बहुत ज्यादा इम्प्रूव होती है। और सबसे बढ़कर करियर अपॉर्चुनिटी। अब यकीन माने, जब आप अपने कंट्री से बाहर आप निकलते हैं, निकलने के बाद जब आप दूसरे कंट्रीज में आप पढ़ रहे होते हैं, तो जो अपॉर्चुनिटीज है जिसको आप अवेल कर सकते हैं, वो हम डिफाइन नहीं कर सकते आपको। अभी हम सोच रहे होते हैं वहां पे जाए तो अपॉर्चुनिटीज, लेट सपोज अभी मोस्टली हमारे लड़के हमसे, जितने भी लड़के हमसे कांटेक्ट कर ले, वो यही पूछते हैं कि चाइना में स्कोप है कि नहीं, चाइना में ये नहीं, चाइना में वो है कि नहीं, चाइना अच्छा है कि नहीं, फला है कि नहीं। भाई मैं ये कहता हूँ, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आपको अगर बांग्लादेश की, अगर आपको जो है ना कोई वीजा लग रहा है, अगर बांग्लादेश के आपको कोई वहां पे जो है ऑफर हो रहे, आप निकलो वहां से। जो अपॉर्चुनिटीज, आप घर से बाहर निकलेंगे तो जो है ना आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। घर में बैठ के किसी को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। अगर आप अपने घर से निकले, आप डाउन एरियाज में पढ़े, तो अभी आप बाहर की कंट्रीज के लिए जो है ना आप अप्लाई कर सकते हो। जो अपॉर्चुनिटीज है वो आप अवेल कर रहे हैं। इट्स मीन कि हमारे कुछ लड़के जो हमारे कांटेक्ट में, तो वही पूछते हैं कि चाइना में अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, चाइना में ये कि नहीं। ये चीजें, हमें इन चीजों को टच नहीं करनी चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेगी, इन चीजों को हमें टच नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, सबसे पहला, अभी ब्रादर ने हमें कहा कि जो हमारी जो सेशन होगी वो शॉर्ट होगी, तो हम आपको जो हमारी पावर पॉइंट है वो हम आपको फर्दर एक्सप्लेन करते नहीं जाएंगे, हम आपको बेसिक बेसिक चीज़ें आपको बताएंगे। अगर मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करते जाऊं तो इट्स मीन कि जो हमारा सेशन होगा वो काफ़ी लॉन्ग होगा। मैं आप लोगों को बेसिक बेसिक चीज़ें बताऊंगा। अ, कैसे आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, कैसे आपने प्रोफेसर को आपने कन्विंस कैसे करें, जो आप मेल फॉर्मेट आप लोगों की है कि आपने मेल कैसे करने हैं, आप यूनिवर्सिटी कैसे सर्च करनी है, आपने अपना सीवी कैसे बनाना है, वो मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल्स में बता दूंगा। जवाहिर भाई थोड़ा नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को स्कॉलरशिप फाइंड करने से पहले जो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में आप लोगों को इन्फो होनी चाहिए कि कौन कौन से जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो है ना आप लोगों को जरूरत पड़ेंगे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपके पास आपके जितने भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट होने चाहिए, मैट्रिक से लेकर आपके
ग्रेजुएशन तक जितने भी आपके बीएस तक डॉक्यूमेंट्स है वो आपके कंप्लीट होने चाहिए विद जो मैट्रिक और एफएससी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके आईबीसीसी से अटेस्ट होने चाहिए। और जो आपके हायर एजुकेशन जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो एचएससी से आपकी वेरीफाइड होनी चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड ना हो तो वो आपके वीज़ा वहाँ पे परमिट नहीं होते, आपको परमिशन नहीं मिलता, तो आपकी वीज़ा वहाँ पे रिजेक्ट होती है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स में आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हो गए। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके पास दो रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए आपके डिपार्टमेंट से। आप सब सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी इस्माइल भाई, आवाज आ रही है आपकी। जी जी जी, बेहतर। असल में वो स्क्रीन शो नहीं हो रहा था तो मैं सोचा शायद आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। तो सबसे पहले आप लोगों के जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट होने चाहिए। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के बाद आप लोगों को अप्लाई करने के लिए आपके डिपार्टमेंट से दो रिकमेंडेशन लेटर्स मस्ट, आप लोगों को दो रिकमेंडेशन लेटर आप लोगों की चाहिए। एक प्रोफिशिएंसी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर्स आपको अपने डिपार्टमेंट से या कि आपके जो इंस्टीट्यूशन है जो वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए वो आपकी दो रिकमेंडेशन लेटर्स हो गए, एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। उसके साथ आपकी पासपोर्ट कंप्लीट होनी चाहिए। पासपोर्ट के साथ आपकी जो प्रोविजनल लेवल आपकी करेक्टर सर्टिफिकेट होती है जो कि हमारे प्रोविजनल लेवल पे आपकी सर्टिफिकेट बनती है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और एक हेल्थ फॉर्म आपको दस्तियाब होती है और जो हेल्थ फॉर्म है उस पे आपकी वहाँ पे हमारे किसी भी हॉस्पिटल से किसी डॉक्टर से आपको जो है ना वहाँ पे स्टैम्प लगवानी चाहिए, वो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी बात, जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हो वो न्यूट्राइज्ड होने चाहिए। न्यूट्राइज मीन आप किसी वकील के पास जाए, किसी कचहरी में जाके आप किसी वकील को बता दें ये न्यूट्राइज करवानी मैंने फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने, तो वो आपसे 20-25 रुपये लेंगे, 50-60 रुपये लेके वो आपको न्यूट्राइज करके दे देंगे। देन वो लेके आपने अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने ऑनलाइन अप्लाई करने होते हैं। किसी का स्पीकर आने, आप वो स्पीकर बंद कर सकते प्लीज? आ, ठीक ठीक हो गई, वो स्पीकर की आवाज आ रही थी। तो बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के हैं वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दी। अब एक सवाल ये है कि कौन से लोग मतलब अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि आप लोगों के जहन में आ रहे होंगे कि भाई मैं किस बेस कहाँ से मैं स्टार्ट कर लूँ अप्लाई करना, या मैं ग्रेजुएशन के बाद कर लूँ, या मैं एमफिल के बाद कर लूँ, या मैं इंटरमीडिएट के बाद कर लूँ, एफएससी के बाद कर लूँ। एक बेसिक सवाल सबके कोई माइंड में होती है कि मैंने अप्लाई कब करनी है। तो सबसे पहले मैं टच कर लूंगा कि आप एफएससी के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज को मैं थोड़ा बहुत टच कर लूंगा। अगर आप लोगों के कोई अहबाब है एफएससी, जिन्होंने एफएससी किया हो या जो एफएससी कर रहे हो, जिनके माइंड हो कि वो फॉरेन स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली चाइना आ सकते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले HSK 1 2, जो HSK 1 2 3 4 होती है उनकी एक लेवल होती है चाइनीज लैंग्वेज की, उसमें कम से कम आपके HSK 1 2 लेवल वो ऑलरेडी वहाँ पाकिस्तान में उसने स्टडी कर चुके हो, ठीक है। वो स्टूडेंट एलिजिबल है वो एफएससी के बाद। तो उसका प्रोसेस सिंपल होते हैं, आपने ऑनलाइन अप्लाई करने होते हैं सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के लिए। तो एक साल वो आपको लैंग्वेज पढ़ा देंगे। लैंग्वेज पढ़ाने के बाद आपकी जो एक साल लैंग्वेज कंप्लीट होने के बाद वो लोग आपको फर्दर अपनी यूनिवर्सिटीज में आपके एडमिशन करवा देते हैं। आपने अप्लाई करनी होती है और जिस यूनिवर्सिटी में आपके एडमिशन हो आपको वो लोग फर्दर वहां पे ट्रांसफर कर देते हैं। और जो बंदा लैंग्वेज के लिए आए एफएससी के बाद उसकी बीएस में एडमिशन मस्ट है। ये चाइनीज गवर्नमेंट खुद इनके एडमिशन करवा देता है। तो आपके कोई अहबाब अगर जो चाहे कि एफएससी के बाद भी अगर आना चाहें तो ये अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग अवेल कर सकते हैं। बट इसमें एक छोटा सा चीज मैं मेंशन करता चलूं कि इसमें ये है कि जो इंग्लिश जो आपकी टीचिंग इंस्ट्रक्शन होगा वो चाइनीज होगा। ये चीज आपने जरूर मेंशन माइंड में रखनी है कि जो आपने बीएस में जो एजुकेशन आपने यहाँ पे हासिल करनी है एफएससी के बाद आप आएंगे तो वो होंगे आपके चाइनीज थॉट्स में। तो अब बंदा चाइनीज थॉट्स में उसकी अपने एक माइंड होनी चाहिए कि मैं इसको अचीव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मैं इस चैलेंज को पूरा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। यहाँ पे हमारे मोस्टली पाकिस्तान के भी लड़के हैं, फॉरेनर्स बहुत सारे हैं जो लैंग्वेज पढ़ाने के बाद वो लोग बीएस यहाँ से कर रहे हैं। तो इस चैलेंज को अगर आप फेस कर सकते हैं तो क्या आप एफएससी के बाद आप एलिजिबल है, आप आ सकते हैं। आप अपना जो बीएस है वो भी यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके बाद जो लोग जिन्होंने बीएस कंप्लीट
जिनका हो चुका हो या वो 6-7 सेमेस्टर में हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर कोई हमारे भाई यहाँ पे 7 सेमेस्टर में हो तो वो एलिजिबल है इस प्रोसेस के लिए कि वो आगे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 7 सेमेस्टर में है तो आई थिंक जून जुलाई तक आपकी 8 सेमेस्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होती है। तब तक आपको ट्रांसक्रिप्ट वगैरह और आप अर्जेंट बेस पे अगर अप्लाई करें तो आपको आपकी डिग्री भी मिल जाएगी। तो 7 सेमेस्टर से लेकर आगे जितने भी वो कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए थोड़ा प्लीज ये सीवी हेडिंग। अब सीवी हेडिंग में सबसे पहले जो अप्लाई करने का प्रोसेस है उसमें आपकी सीवी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं कहता हूं, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा तजुर्बा है, आपका 70%, अगर आपने किसी ने अप्लाई करने हो, प्रोफेसर को अप्रोच करने हो, तो उसकी सीवी देखी जाती है। देखिए, आपको एक्सेप्टेंस मिल जाएंगे आपके सीवी के बेस पे, आपको रिकमेंड कर लेंगे या प्रोफेसर आपको अप्रोच करेंगे, आपके टोटली आपकी सीवी देखी जाती है। तब ये नहीं देखी जाती आपके ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, तब देखी नहीं जाती, क्योंकि आपने अप्रोच ही करनी है, सीवी के थ्रू करनी है। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो तब आपने अपलोड करने, जब कोई प्रोफेसर आपको अप्रोच आपको किया हो, आपको एक्सेप्टेंस मिला हो, तब जाके आपने अपने दीगर डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने अप्लाई करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो हेलो हाई होगी वो तो आपके सीवी सीवी बेस पे होगी। तो एक प्रोफेशनल सीवी, एक स्ट्रॉन्ग सीवी बनाना आपको चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई प्रोफेसर आपसे कन्विंस हो, आप उसको कन्विंस कर सकें, वो आपकी सीवी पढ़ सके, तो आपको सबसे पहले एक खूबसूरत और एक अच्छी सीवी होनी चाहिए। सीवी में सबसे पहले आ, थोड़ा आगे कीजिएगा। जी, जी बेहतर होगा। सबसे पहले तो आपके कॉन्टेक्ट्स वगैरह आएंगे, आपके एड्रेस आएंगे। ठीक है, जहाँ जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे एड्रेस में आप उसी को भी इसी को ऐड कर सकते हैं। उसमें कोई मसला नहीं होता है कि पासपोर्ट साइज की आपकी तस्वीर वहाँ पे मेंशन होगी। वो मेंशन होने के बाद आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखना है, जो आपकी स्पेशल फील्ड है, चाहे वो जिस जो भी फील्ड हो उससे रिलेटेड आपने ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे मेंशन करना है। और ऑब्जेक्टिव्स के बाद आपने अपने जो लास्ट आपका जो एजुकेशन है वो आपने पुट करनी है। अगर आप लोगों ने बैचलर किया हो या अगर कोई कर रहा हो, तो आप लोग जो आपका सेशन लिखे, अगर सेशन आपका हो 20 से 24, तो आप जिनके कंटिन्यू है वो 20 से 24 लिख सकते हैं। जिनके कंटिन्यू है, जिनके कंप्लीट है, वो 20 से 24 ना लिखे, सिर्फ वो अपना वहाँ बैचलर फ्रॉम फला आप मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके साथ आप साथ में आप अपना जो CGPA है वो आप जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपका कितना CGPA है। लेकिन मार्क्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ, लेकिन आप जो आपकी परसेंटेज है वो आप सिर्फ और सिर्फ आपकी CGPA वहाँ पे काउंट होती है। तो सबसे पहले आपके आ गए एजुकेशन। एजुकेशन में सबसे पहले आप अपना इंस्टीट्यूशन नेम लिखेंगे। जो आपका इंस्टीट्यूशन नेम होगा उसके नीचे ही आप आपकी जो इंस्टीट्यूशन, लेट सपोज आपने GC यूनिवर्सिटी से किया हो, तो उसकी जो वेबसाइट की लिंक है वो आप वहाँ पे पुट कीजिएगा। उससे आपकी सीवी एक बहुत खूबसूरत हो जाती है, देखने वाले अट्रैक्ट हो जाती है। फिर उसके बाद आप लोग ये कोशिश कीजिएगा कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो जरूर आप पुट कीजिएगा। अगर कोई बॉटनी कर रहा है, कोई यहाँ से केमिस्ट्री कर रहा है, फिजिक्स कर रहा है, कोई पब्लिक एड के हो, कोई IR के हो, तो काइंडली आप अपना जो मेजर सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा है वो जरूर मेंशन कीजिएगा। क्योंकि आपने जो अपना जो मेजर सब्जेक्ट आप मेंशन कर लेंगे, आपने उसी से रिलेटेड आपने प्रोफेसर को अप्रोच करना है, तो प्रोफेसर देख लेंगे कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक हो गए, तो वो ऐसे सब्जेक्ट जो उसके रिसर्च के क्राइटेरिया में आ रहे हो, तो वो आपके CV देखेंगे, फिर वो कहेंगे, वो आपको रिस्पॉन्स दे देंगे। तो कम से कम आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो आपने वहां पे जरूर आपने वहां पे पुट करवानी है। उसके बाद उसके बाद जो आपके ठीक हो गए, आपके जो लास्ट डिग्री आपने मेंशन की, उसके बाद आपने अपने मैं रिकमेंड कर लूंगा आप लोग को कि आप अपना FSC का भी जो एजुकेशन है वो भी पुट कीजिएगा। FSC में एज इट इज वही लिखना है, आपने अपना नंबर भी लिखना है, आपने वो जो आपकी इंस्टीट्यूशन लिंक नीचे आपने लिंक जो है ना, आप वहाँ पे वो पुट कीजिएगा। मैं आपको ये सेशन के बाद आप लोगों को CV, डिफरेंट सीवी फॉर्मेट्स में भिजवा दूंगा जवाहिर भाई को। आप लोग देख लीजिएगा, जो भी आप लोगों को पसंद आए आप उसमें से किसी पे अपना CV बना सकते हैं। आपको उसी पुट कीजिएगा, उसमें भी सब्जेक्ट आप वहाँ पे मेंशन कीजिएगा। ठीक हो गए, आपकी हो गई FSC और आपकी बैचलर एजुकेशन के जो डेटा होंगे वो वहाँ पे पुट होंगे। उसके बाद
जब आपके एजुकेशन वो कंप्लीट हो जाएंगे तो सबसे पहले आपके एक्सपीरियंस आप ऐड कर लें, या एक्सपीरियंस तो अगर मैं चाहूंगा कि जिन्होंने अभी फ्रेश जो ग्रेजुएट कर रहे हो, जिनके कंप्लीट होने जा रहे हो, या जिन्होंने किया हो, उनके एक्सपीरियंस इतना नहीं होता। पाकिस्तान में तो एक्सपीरियंस नहीं होता भाई, ज्यादा से ज्यादा आपने किया हो तो 2-3 माह की आपने इंटर्नशिप की हुई होती है, वो ज्यादा मैटर नहीं करता। तो आप सबसे पहले जो आप लोगों ने सेमिनार वगैरह अटेंड किए हैं वो आप लोग जरूर मेंशन कीजिएगा। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताते चलूं, सीवी पे हम इसलिए ज्यादा फोकस कर रहे हैं और सीवी पे हम इसलिए ज्यादा आप लोगों को बता रहे हैं, जो सीवी होगी ना उसी बेस पे मैंने पहले भी आप लोगों को मेंशन किया, आपकी जो एडमिशन चांसेस 80% 70% आपके सीवी को देख के ही आपको प्रोफेसर अप्रोच कर लेंगे। अगर मैं यहाँ से कोई नॉर्मल सीवी जो एक जॉब के लिए बंदा सीवी लेके जाए तो वो वाली सीवी अगर मैं जो यहाँ पे पुट कर लूँ, मैं उनको मेल कर दूँ, तो वो आपकी भूल है कि आपको मेल रिस्पॉन्स आएंगे। एक तो ऑलरेडी कंपटीशन इतनी बढ़ चुकी है कि ऐसे भी लोग हमारे कॉन्टेक्ट में हैं जिन्होंने 400-500 मेल किए हैं, वो कह रहे कि हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जिन्होंने 800-900 मेल किए हैं, मैं ये आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए बता रहे। ये मत सोचिए कि आपके पास अच्छी सीवी भी हो तो भाई आपने 15-20 मेल किए तो भाई हमें रिस्पॉन्स नहीं आया यार, ये नहीं होंगे। आपने डिसहर्ट नहीं होना, बस आपने करते जाना करते जाना करते जाना, जब तक आपके पास टाइम है, जब तक आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता। मैं रिकमेंड कर लूंगा कम से कम 2 से 3 एक्सेप्टेंस आपके पास होनी चाहिए, एक तो मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, आप लोगों ने मेल करते जाना, क्योंकि कोई मसला ही नहीं होता। वैसे भी हमने जो है ना 12-1 बजे, मोस्टली सारे लोग 12-1 बजे सो रहे होते हैं। जब आप सो रहे हो तब आप जो मेल आप वहां पे जो मेल टाइमर आप रख लीजिएगा, फिर उसके बाद आप अपन स्वीप कीजिएगा, सीवी भेजते रहेगा। स्टिल आप सीवी जनवरी फेब तक उन्हें सीवी में, जब तक ये उनके पोर्टल ओपन नहीं होते। तो हम बात कर रहे थे सीवी के। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो सेमिनार अटेंड की है या आप लोगों ने कुछ भी वहाँ पे एक्टिविटी की है वो मेंशन कीजिएगा। दूसरा, कोशिश कीजिएगा कोई ऐसी चीज जो फॉर्मल हो, अगर वहां पे ऐड कर ले कोई मसला ना हो, ऐड करने से कोई मसला ना हो। अभी सपोज आप लोग कहे कि भाई जीसी में मैंने ये इवेंट अटेंड किया था, वो किया था, ये किया था, वो आप पुट कर सकते हैं, ठीक है, वो जरूरी नहीं होता, वो मसला नहीं होता। ये बात आप लोग जरूर नोट कीजिएगा कि भाई हमारे कुछ लोगों की थिंकिंग होती है यार, मैं ये सेमिनार में यहाँ पे पुट किया अदर, लेकिन मैंने अटेंड नहीं की। तो प्रोफेसर आपके सीवी सिर्फ देखता है, वो इन्वेस्टिगेट नहीं करता आपके सीवी। ये आप लोगों ने माइंड में रखना है ना, उसके पास इतना टाइम होता है कि वो आपके सीवी इन्वेस्टिगेट करे कि फलां इसने ये अटेंड की नहीं की, कुछ भी नहीं। जितना आप लोगों ने ऐड करना है कीजिएगा, लेकिन फॉर्मल तरीके से। ठीक हो गए, आप अपने एजुकेशन की लेवल के हद तक आप जो भी चीजें पुट कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। तो ये सेमिनार अटेंड, एक्सपीरियंस वगैरह में आप कुछ भी ऐड करना चाहे आप कर सकते हैं फॉर्मल वे में। ये नहीं हो कि आप कुछ ज्यादा ही ऐड। तो मैं रिकमेंड कर लूंगा कि जो आप लोगों का जो एक्सपीरियंस हो, आप लोगों का जो सेमिनार वगैरह हो, वो सारे आप जो है ना वहाँ पे वो कीजिएगा। फिर आपके आते हैं स्किल्स। स्किल्स में आप लोग हर कोई, आप अभी तो वो कर सकते हैं, आप पावर पॉइंट के भी कर सकते हैं, वर्ड के भी कर सकते हैं। आप स्किल में जितनी भी चीजें आती हैं आप वो सारे पुट करवा सकते हैं वहाँ पे। और फिर आते हैं आपके लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में मोस्टली वही होती है, बल्कि हो गए आपके, उर्दू हो गए, इंग्लिश हो गए, जो हम वहाँ पे पुट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट चीज आएंगे वो आपके आएंगे रेफरेंस। आपने रेफरेंस में दो प्रोफेसर के जो आपके डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, उनके दो प्रोफेसर के आपने रेफरेंस वहां पे देना। रेफरेंस मीन आपने उनके नेम पुट करने वहां पे। पुट करने के बाद उनकी इंट्रोडक्शन आपने नीचे लिखने की, फलां एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फलां फलां हो गए। फिर नीचे आप लोगों ने उनके जीमेल पुट करने हैं। दूसरा जो प्रोफेसर होगा एज इट इज उसी का आपने नाम लिखना है, उसका इंट्रो करवानी है कि वो क्या है, एसोसिएट है, फुल प्रोफेसर है। फिर नीचे आपने उनकी मेल पुट करनी है। ये हो गई एक सीवी के फॉर्मेट। जब हम आपको ग्रुप में सीवी भेजेंगे तो मजीद हमें इस पे एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी कहाँ कहाँ पे मैंने चीजें ऐड करनी है। तो मैंने आपको ये चीज मेंशन की कि ऐसा ऐसा न सोचे कि भाई ये चीज मैंने नहीं की है तो पुट कर लेंगे तो मसला होंगे। जितना आप फॉर्मल वे में पुट कर सकते हैं आप पुट कीजिएगा, और अपने सीवी को आप जितना हो सके खूबसूरत कीजिएगा। खूबसूरत मतलब आपने नहीं वो डिजाइन वगैरह कलर शलर कुछ भी नहीं, सिंपल सीवी रखनी है, लेकिन चीजें हो सही से हो। अगर किसी बंदे ने मास्टर में कोई थीसिस की हो, अगर किसी ने कोई रिसर्च की हो, मोस्टली हमारे वहाँ पे या तो प्रोजेक्ट्स होती है या तो वो रिसर्च वगैरह कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने अगर किसी भाई ने अगर रिसर्च की भी हो या वो अगर कर रहे हैं रिसर्च, तो आपने जो आपकी लास्ट एजुकेशन है उसमें आपने अपने
जो सब्जेक्ट है वो लिखने के बाद आपने अपने रिसर्च टॉपिक भी वहां पे मेंशन करना है। और RSU में ऐड आपको, आप जब उसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। रिसर्च टॉपिक आपने मेंशन करनी है, फिर उसके बाद रिसर्च के समरी या जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको आपने वहां पे पुट करनी है। उससे आपकी CV बहुत स्ट्रांग हो जाती है। देखने वाले ये समझते हैं कि यार इसने वर्किंग की है या इसको आइडिया है रिसर्च बेस पे, तो वो आपको जो है रिस्पॉन्स कर देते हैं। क्योंकि जो MPhil और PhD का जो प्रोसेस है, जो एडमिशन, वो टोटली आपके रिसर्च इंटरेस्ट और आपकी रिसर्च बेस पे आपको रिकमेंड करती है। या आप समझिए कि एक रिसर्च का एक गेम है। आपकी जो MPhil PhD है वो इखलाक भाई, टोटली आपके रिसर्च का गेम है, बाकी कुछ भी नहीं। इखलाक भाई, जी we have only 3 minutes. जी After जावेद भाई। that, we have only 3 minutes. After that, the Zoom meeting automatically end. So, inshallah, I will ओ request all the participants to rejoin the meeting after the end. After this the meeting will end. So, inshallah, I ठीक, will हाँ talk वो to मस्त मस्त everybody. आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। हाँ जी जी, सारे 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 मत ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं हम कोशिश करें कि आप लोगों को डिटेल्स में बता दें, एक दफ़ा डिटेल्स में बता दें। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि चलो हम आपको शॉर्ट करके बता दें, तो वो ना आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होंगे, ना जो सेशन रखा है वो फ्रूटफुल होंगे। तो हम चाह रहे हैं कि जो चीज़ें हैं वो डीपली आप लोगों को एक दफ़ा बता दें, ताकि आप लोगों को मसला ना हो या आप लोगों को किसी और से कांटेक्ट करने की ज़रूरत ना हो। जो आप लोग अपना काम है वो कंटिन्यूअसली आप लोग उसको कंटिन्यू रख सकें। तो आप लोग को जो इंटरेस्टेड है आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, रिज्वाइन कीजिएगा प्लीज। तो CV हो गए। जब आपके एक प्रोफेशनल CV आपकी बन जाती है, आपको लगे कि मेरा CV कंप्लीट है, उसके बाद आती है कि आपका जो, थोड़ा आगे कीजिएगा प्लीज, CV फॉर्मेट को थोड़ा आगे कीजिए। हाँ इसको आगे करे जाहिर भाई, आगे करे। हाँ ये मेल फॉर्मेट पे रख लीजिए। जब आपके पास CV कंप्लीट होती है तो आपके पास आती है मेल फॉर्मेट, कि आपने कैसे मेल करनी, कैसे अप्रोच करनी है आपने प्रोफेसर्स को। आई थिंक सारे स्टूडेंट इस चीज़ से वाकिफ है, इस मेल फॉर्मेट से, सबके पास ईमेल फॉर्मेट होंगे। तो मोस्टली यही होती है, जो एक मेल फॉर्मेट होती है वो यही होती है कि मतलब इसमें एक स्ट्रांग होने की या कुछ भी नहीं। इसमें आपने सबसे पहले आपने प्रोफेसर को जो है ना मेंशन करना है, रिस्पेक्टेड लॉशी फलां फलां आपने लिखना है। फिर उसके बाद आपने ये चीज़ें करनी कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ रिजवान अली पाकिस्तान बैचलर ऑफ, ये आपका टोटल एक मेल फॉर्मेट। ठीक हो गए। इसमें आपने अपना इंस्टीट्यूशन लिखना है, आपने GPA लिखना है, आपने ये चीज़ लिखनी कि भाई आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो मैंने रीड की, मुझे आपका रिसर्च इंटरेस्ट, जो फील्ड ऑफ रिसर्च है उसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो आपने वो CV के साथ ये जो कैप्शन है वो आपने पुट करवानी है और आपने प्रोफेसर्स को मेल करनी है। टोटल यही चीज होती है। तो आपने प्रोफेसर को कैसे अप्रोच करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपने अगर किसी प्रोफेसर को मेल करनी हो, आपने भाई सोचना है कि मैंने प्रोफेसर को ढूंढना है, उसको मेल करना है। सबसे पहले मैं आपको चाइना की बात कर लूँ। आपने लिखनी है भाई लिस्ट ऑफ चाइनीज यूनिवर्सिटीज। जब आप गूगल पे पुट कर लेंगे तो आपको सारी चाइनीज यूनिवर्सिटी के जो जितने भी वेबसाइट्स है वो वहाँ पे आएंगे। तो लेट सपोज आपने चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेस, आपने उसको ओपन करना है। जब उसको ओपन कर लेंगे, उसके जो वेबसाइट वहाँ पे निकलेंगे, तो आपको वहाँ पे लिख के आएंगे या तो